नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों के दोनों चरण पूरे हो गए, यानी दोनों फेजेस के वोटिंग का काम पूरा हो गया है और उसके बाद रात से एग्जिट पोल्स की बाहर आ गई है। आपको याद है 2015 में एक स्लोगन चला था भारतीय जनता दल यूनाइटेड का कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो अभी तो पता नहीं बिहार में बाहर किसकी होगी, नीतीश कुमार की होगी कि तेजस्वी जी की होगी, लेकिन एग्जिट पोल्स की बाहर जरूर है। एक के बाद एक कौन कौन से नाम, कौन कौन से कंपनीज, मैं उनकी कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं जानता। मेरी जो अल्प ज्ञान है उसके हिसाब से मैं बहुत सारे जो एजेंसीज हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज ने कल शाम को धड़ाधड़ करके एग्जिट पोल्स दे दिए हैं और उन एग्जिट पोल्स का यदि एवरेज निकाले या लब्बो-लुआब निकाले तो उसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की यानी एनडीए गठबंधन की बहुत जबरदस्त वापसी हो रही है और एक शानदार मजबूती के साथ सरकार बन रही है। वो पिछली बार की तरह से 125 पर नहीं, 140, 145, उसका एवरेज 147 के करीबन आ रहा है। कुछ लोगों ने 160 तक भी दिए, 170 भी देने वाले लोग हैं। और महागठबंधन को एवरेज में 80 से 90 और मैक्सिमम 100 सीटों पर बात की गई है। लेकिन हम बार-बार कहते हैं, हमने देखा है लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में जो लोग 400 पार तक पहुंचा रहे थे, वो 240 पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर आ गए। मतलब नतीजों में 240 पर पहुंची। हरियाणा के चुनाव में हुआ कि कांग्रेस की सरकार बना रहे थे सब लोग बड़े बहुमत के साथ और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, झारखंड में भी ऐसा हुआ। तो अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन हम लोगों का काम है कि एग्जिट पोल को भी एनालाइज करें। तो मैंने कहा एग्जिट पोल को एनालाइज उनके साथ किया जाए जो बिहार की जमीन को, मिट्टी को और हिंदुस्तान की राजनीति को लंबे समय से देखते समझते रहे हैं और उनकी समझदारी पर आमतौर पे लोग कम सवाल उठाते हैं। हमारे मित्र हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत सारे चैनलों के संपादक रहे, बहुत सारे लोगों को संपादक बनाया है उन्होंने, डांटते पीटते रहे, कुम्हार की तरह से घड़े की मिट्टी को जैसे ठोक ठोक के अच्छा घड़ा बना देते ना, वैसा घड़ा उन्होंने बनाया है। तो हमारे मित्र हैं सतीश के सिंह साहब, उनसे आज बात करेंगे कि क्या है ये सारी कहानी। सर बहुत-बहुत स्वागत है। हमने कहा कि ये जो छाछ, मट्ठा, घी, बटर जो निकला है इनसे एग्जिट पोल से, उसकी सफाई आप ही करके बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? रात को आप भी थे, आपने देखे हैं कि इतने सारे 1 दर्जन पोल्स तो हमने देख लिए हैं, एग्जिट पोल्स, और सबने कहा है नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है। इसने अभी तक तो हमने ये नहीं देखा कि नीतीश कुमार है या बाहर है, ये कोई नहीं कह रहा है। वो कह रहा है सब में ये कह रहे हैं कि एनडीए जीतेगा। हाँ, हाँ, मतलब तो और वो अभी अब वो तो वो तय करेंगे, एनडीए आप जीतेगा लगा या रहे नहीं। हैं कि नीतीश कुमार। देखिए, जी, भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहाँ से ये सब लाती है। ये सब हौक के भेड़ की तरह बोलना पड़ेगा। ये ऐसे लोग हैं जिनका न नाम है, न पता है, न तौर है, न तरीका है, न ईमान है। पता नहीं कैसे करते हैं। देखिए, तुक्का लगा के तो कोई भी कर सकता है। और ये मेरे ख्याल से एग्जिट पोल तुक्का ही है विजय जी। क्योंकि ना सैंपल साइज, ना आपका कुछ डिटेल में प्रेजेंटेशन, पता नहीं कहाँ कहाँ आ गए। नाम भी रोज नए नए सुनते हैं। अरे जो नामचीन हैं, जो बहुत समय से उनका थोड़ा नाम भी है, वो भी तो औंधे मुंह कई बार धड़ाधड़ गिर गए हैं। और ये तो 2024 का चुनाव तो जीता जागता उदाहरण है कि बड़े बड़े सो कॉल्ड एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल वाले तो उनके बारे में ही, अपने बारे में ही रोने लगा। एक तो ओपिनियन उनके बारे में खुद ही अपना ओपिनियन बदलना पड़ा होगा। तो ये सब कोई मतलब हमें लगता है कि एक नया गोरख धंधा है। पढ़े तो कह सकते हैं कि भाई एक जीटे पोल करा लो, छोड़ो चाहे काउंटिंग गिनती, कुछ हटाओ सब। वो एग्जिट पोल जो आ गया तो वही रिजल्ट हो गया, यही उसी हो को जाए। बना लें। मतलब ये इस तरह की इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जब तुक्का ही लगाना हो तो हम लोग भी एक तरह का तुक्का लगाते हैं, और लेकिन जी, हम लोग कुछ प्रयास करते हैं कि भाई या ये वजह है, ये एजेंडा है, ये चुनाव प्रचार है, ये माहौल है, लोगों की समस्याएं, ये सब देखते हैं। है कि नहीं? हमारे पास तो कोई डेटा होता नहीं है। डेटा होता नहीं है। डेटा हम तो नहीं देखते हैं, आपको सच बताएं तो। हम जी, देखना भी पसंद नहीं करते कि हमको लगता है सब
एक प्रकार से वो शब्द इस्तेमाल करें तो बहुत सारा फ्रॉड चलता है। तो इसलिए क्यों हम देखें, क्या करना है हमको? मान लीजिए कि हम गलत हो गए, मान लीजिए कि हम सही हो गए, तो क्या हो जाएगा इसमें? और ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा है कि अगर वो गलत होते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वो हमको लगता है वो ओपिनियन मेकिंग का काम जल्दी ज्यादा करते हैं, और एग्जिट पोल में अधिकतर हमने देखा है कि उनका एग्जिट ही होता है। तो ये तो है हमारा, हम ऐसा समझते हैं। नहीं, लेकिन हम तो खैर चलिए हम फ्रॉड नहीं कहते, लेकिन हमें उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में नहीं पता। और एक तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और उसमें बिहार की पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो भी ऐसे चुनाव में जहां 7-8 पार्टियां चुनाव लड़ रही हो, जिनका अलग अलग इंपॉर्टेंस हो, कास्ट के हिसाब से, नई के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, बहुत सारी योजनाएं हैं। उस सब कॉम्प्लिकेशन में और बहुत सारे जो राजनेता हैं वो भी सवाल उठाते रहते हैं कि 7 करोड़ की बिहार की जनता और 7,000 का सैंपल। तो उसके जवाब में एग्जिट पोल वाले कहते हैं, सर आपने कभी चावल बनाया है? एक चावल से पूरी हंडिया के चावल का हिसाब लगा लेते हैं। अब आपकी समझ नहीं है तो क्या करें? वो हमें तो ऐसे ही आप जवाब देते हैं। विजय जी, मैं दावे से कहता हूं और कुछ अनुभव से भी कहता हूं, और कुछ रूबरू होने का मौका भी मिला, उसके हिसाब से कहता हूं, उसके आधार पे कहता हूं कि इसमें से 80% ये सैंपल दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं। आप थोड़ा हमें कहेंगे कि ये पागल की तरह बात कर रहा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, इनके पास होगा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, 80 पर नहीं है। और नहीं तो जो न्यूज चैनल वाले सब दिखाते हैं, उनको चाहिए कि इसके साथ सैंपल साइज, वो आदमी का कैसे किया, कब किया, कहां से किया, ये सब पहले बताएं, तब उनका रिजल्ट बताएं। हाँ, डिटेल्स में ये हो कि बड़ा किन जरूरी इन, चीज इन, इन विधानसभाओं में क्या, उनमें जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, है। उसका इकोनॉमिक सेंसस क्या है, वो सब चीजों का होगा तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जी, जी, तो सर अब जी, देखिए, अब 14 तारीख को किसकी बनेगी सरकार वो तो पता नहीं, लेकिन अभी आज 12 तारीख को सुबह एग्जिट पोल के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन अब आपको हमने इसलिए तकलीफ दी क्योंकि आप बिहार की राजनीति को और बिहार की जमीन को बहुत अंदर से गहराई से समझते हैं और एक एक सीट को भी जानते हैं। मैं कह रहा हूं जितने सैंपल वाले हैं, यदि वो सारे जो उसका डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, वो भी ठीक से नहीं बता सकते कि मिथिलांचल और सीमांचल में क्या फर्क होगा और अंग प्रदेश क्या होगा। तो उसको अलग तरीके से हम देखते हैं। और 1990 के इलेक्शंस में क्या हुआ और 2010 के इलेक्शंस में क्या हुआ, ये सब भी तो बहुत एनालाइज करने में काम आता है ना। तो जी। अब मैं आप मैं समझाइए मैं हमें। मैं हम ये थोड़ा विस्तार से बोलने का कष्ट करूंगा। जी। विजय जी, एक बात बताऊं, आपको मालूम भी होगा कि 2015 में 2015 में जो बिहार का चुनाव हुआ था, तो उसमें जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, वो प्रसारित ही नहीं किए गए थे, एक आध दो बड़े का। कारण जानते हैं ना? जी। कारण ये है कि उसमें महागठबंधन को उस व्यक्ति ने जिताते हुए दिखाया था। तो ये दबाव डाल करके न्यूज़ चैनल पे कहा गया कि आप नहीं दिखाएँगे, नहीं दिखाएँगे। उस व्यक्ति ने सब पत्रकारों को इंडिविजुअली भेजा, अलग-अलग, कि भाई आप लोग कुछ कर सकते हो तो कर देना, लेकिन हम लोग दिखाने की स्थिति में नहीं है। बड़े चैनल भी इसमें पीछे हट गए दबाव में। ये मैं कह सकता हूँ, कारण है कि वो मेरे पास भी पहुँचा था और मैंने दिखाया था कि भई जहाँ था मैं, हाँ, हमने छोटे स्तर पर ऐसे झूठ-सच क्या किया जाए, हमने दिखाया था। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी है वो सब क्या बोला जाए, पारदर्शी बिल्कुल नहीं है, उसमें एजेंडा ड्रिवन है, और उसके बहुत तरह के आयाम हैं, कौन करता है, क्यों कराता है, किन-किन समय पर होता है, कब क्या निकाल देना है, पता नहीं चलता। इसीलिए इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। लेकिन अब आगे आएँ, जी। ये बात बिल्कुल सही है जिसकी चर्चा हम लोग करते रहे हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि आज महागठबंधन अगर बिहार में जीतता है तो ये एक चमत्कार होगा। क्यों? चमत्कार इसी आधार पर होगा कि जो जाति के बारे में चुनाव होता है बिहार में, और जातियों का और पिछड़ों का अधिकांश, मतलब
पिछड़ों की संख्या 85% है। इसमें अगर आप मुसलमानों को भी जोड़ लीजिए अब, तो वो 85 से कम नहीं होता है। हो सकता है मतलब 88 हो जाए। तो इस प्रकार का वो है, गरीब प्रदेश है, निर्बल प्रदेश है, पलायन वाले लोग हैं, युवाओं में सबसे आगे है, कमाई में सबसे कम है। ऐसी स्थिति में अगर लोगों ने अपने सोच समझ से, अपने सेंसिटिविटी से वोट किया होगा, तो हो सकता है कि महागठबंधन निकल जाए। ये इसको भी हम इनकार नहीं करते। नहीं। लेकिन हम जो कह रहे हैं वही सत्य होगा, ये भी नहीं हो सकता है कि सत्य हो, ये भी सच्चाई। तो हम अगर ये कहें, हमको क्या लगता है विजय जी कि महागठबंधन इस चुनाव को एक तरफा जीत सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। अगर सब कुछ सामान्य, पारदर्शी, फेयर होता, तो ये चुनाव जीत सकती थी। लेकिन हम लोग अपना हृदय पे हाथ रखें, दिमाग पे हाथ रखें, तो ये अपने आप को ही विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या महागठबंधन ने इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ा क्या? एक नेताजी आए, 15-16 दिन रोड पर रहे, वोट चोरी की यात्रा निकाले, उसके बाद 60 रोज गायब हो गए। एक कौन से है नेताजी? कि जी, एक है, मैं कई बार बोल भी चुका कि तेजस्वी यादव को जो सक्रियता जो उन्होंने दिखाई थी 2020 में, वो क्या 2025 में दिखाई क्या? हमें नहीं लगता है कि दिखाई। अंत में आए तो लगा कि जैसे फिर घूम रहे हैं वैसे-वैसे। कहते हैं कि 170 सभाएँ की, लेकिन कितने दिनों में? उनका जो एजेंडा नौकरी का था कि एक परिवार एक नौकरी का, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री भी घोषित किया गया, उनका घोषणा पत्र भी आया, लेकिन लोगों तक ये हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है कि कैसे लोगों तक वो गया। या हो सकता है आजकल डिजिटल एज में पहुंचा दिया, हम नहीं जानते, या लोग इतने सजग हैं, अवेयर हैं, इंफॉर्मेशन एज है, उनके पास पहुंच गया हो। लेकिन लगता नहीं है कि जो एक सघन अभियान होता है, यहाँ तो तिल को ताड़ बना देते हैं लोग। यहाँ तो ये लोग ताड़ को तिल बनाने में जैसा भी स्थिति लगती नहीं है। आप ये देखिए ना, कोई भी मुद्दा बड़ा किया जा सकता है और इसके उस्ताद है भारतीय जनता पार्टी, है ना? देश के प्रधानमंत्री कट्टा पता नहीं क्या-क्या बोल बोल गए बिहार में। थोड़ा-सा आलोचना होगी, लेकिन वो लोग पता है कि वो जानबूझ के बोल रहे हैं। वो तरीका है। अब आप ये है कि कांग्रेस पार्टी, अरे सीट का बँटवारा भी हुआ, इतना हल्ला हो हंगामा किए, 8 महीना से पूरा बिहार में लगे हुए थे, मिला क्या आपको? 61 सीट, वो भी 10-12 आमने-सामने, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें थी, एसआईआर का मुद्दा हुआ था, वोट लोगों के कटे थे, एकदम बेरोजगारी की इमरजेंसी है बिहार में। ये तो फिर आक्रोश का चुनाव होना चाहिए था ना, वो कहाँ हुआ? ये लोगों ने इतिहास ही बना दिया कि चुनाव के वोटिंग के दिन तक वृद्धा पेंशन आया है। मुझे पता चला, कल पता उसके चला अगले दिन भी। जी। औरंगाबाद की एक सीट से कि कल या परसों वृद्धा पेंशन आया है और वो व्यक्ति जा रहा है वोट देने। तो ये सारी चीजें हैं और देखिए एक ही सेल्फ गोल हमको लगता है और इसी से चुनाव लगता है थोड़ा खड़ा भी हुआ। वो ये था कि अमित शाह जी ने जो थोड़ा-सा भ्रम की स्थिति फैला दी कि नीतीश जी मतलब किसी को चुनना है मुख्यमंत्री नया तो चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी से मतलब विधायक दल से चुना जाएगा। तब ये लगा कि अरे भाई देखिए, ये तो नीतीश जी को बना ही नहीं रहे हैं, है ना? तो ये लगता है जो नीतीश जी का नाम नहीं है, उसमें उन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल किया, वो भ्रम की स्थिति फैलाई। और इससे जो है इसका भी अ, जितना फ़ायदा उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। हमको लगता है इसका फ़ायदा नीतीश जी को हो गया। इसका फ़ायदा नीतीश जी को हो गया कि नीतीश जी के वोटर वो भी वृद्ध होते जा रहे हैं, कहते हैं बहुत संतुलित नहीं रहते हैं और उनके ऊपर कोई हमला ही नहीं हुआ। महागठबंधन ने मुझे तो नहीं समझ में आता है कि यही जो है क्लैरियन कॉल होता कि राज्य का मुख्यमंत्री जो है और अनस्टेबल है, ये है, हाइजैक्ड ये है, बड़ा जो हो भी है। जाता जैसे नवीन पटनायक के साथ हो गया। जी, जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमला तो हुआ नहीं। हमको तो लगता है कि तो अमित शाह जी ने जो भ्रम फैलाकर
उससे जो जेडीयू के वोटर्स, जो उनका वोट बैंक है नीतीश जी का, वो ज्यादा आक्रोशित होगा बनिस्पत की वो तेजस्वी यादव के हमले सुनकर। चाचा, हमदर्दी, चाचा, ये कोई ऐसे होता है? अरे आपको हमला करना था तो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते। ये तो आपको आरके सिंह, प्रशांत किशोर ने बड़ा अच्छा मुद्दा दे दिया था, बड़ा मौका उसको भी दिया नहीं था, आप बड़ा बना मौका पा। दिया। बहुत बड़ा तो आप मौका बनाना बनाना पड़ता है, मौका बनाना पड़ता है, और सब कुछ विवेक पर छोड़ दिया जाए वोटरों का, तो चुनाव प्रचार होना ही नहीं चाहिए। तब क्या जरूरत हाँ। है कि नहीं? तो मुझे लगता है फिर कांग्रेस पार्टी के एक दो बड़े नेताओं ने मुझसे फोन पर बात में कही कि जी हमारा मामला तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। कल देखिए ना, एक इस्तीफा हो गया शकील खान हाँ, का, शकील अहमद का। वो शकील अहमद का। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो मंत्री भी थे। तो मंत्री भी थे, वो उन्होंने इस्तीफा दिया। ये है, तारिक अनवर कल बोल ही रहे थे एक चैनल पे, क्या कि और अच्छा होता, पहले होता, कुछ पहले नुकसान। मैं इस ढंग का जो इन लोगों ने चुनाव लड़ा है, उससे ये लगता है कि फिर जो है, इनको जो एडवांटेज मिलना था, वो शायद नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो हो सकता है अंदर में पता नहीं, मालूम नहीं, हम लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि क्या सेटिंग, क्या गेटिंग है। देखा जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर यही। नहीं तो क्या कांग्रेस चाहती नहीं है कोई चुनाव जीतना? आप ऐसे बात कर रहे हैं कि कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है ना। देखिए, हमें क्या लगता है, और ये स्पष्ट पहली बार बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, मैं नहीं कहूंगा कि कंफ्यूज्ड है, लेकिन मैं लगता है कि उसकी सोच में गड़बड़ी है। कंफ्यूज मैं नहीं कहूंगा, सोच में गड़बड़ी है। उनको लगता है कि अब चुनाव सही हो ही नहीं सकते, और चुनाव में रिजल्ट ठीक आ ही नहीं सकता। तो देखिए, हरियाणा का हाइड्रोजन बम भी आ गया इसी बीच में, वोट चोरी की यात्रा भी होगी, और राहुल गांधी की सभाओं में जो बात निकल कर आ रही थी, ये बेईमानी करेंगे। तो अगर इतना कुछ दांव पर लगा हुआ हो, तो अगर करने वाला भी होगा बेईमानी, या बेईमानी होता है, तो इस बार छोड़ेगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, कि अगर आप चुनाव लड़ने जाते हैं और आप वोट चोरी यात्रा निकाल के 60 दिन चले जाते हैं, अगर ये एजेंडा, मुख्यमंत्री, घोषणा पत्र, कैंडिडेट, सीटों का बंटवारा, ये सब आप पहले ही से कर लेते बिहार में, तो आप, जैसे मैंने कहा ना, कि एक तरफा फिर रहता कि आप लोग जीत जाते। बिहार की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि आप गिरते पड़ते भी अ, जो है अच्छा करेंगे, ये स्थिति बनी हुई है, और सामने सामने की लड़ाई में। तो पता नहीं कांग्रेस को ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और ये हालात तभी बदल सकते हैं कि जब व्यापक पैमाने पर देश भर में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए, एक जन जागरण किया जाए, आंदोलन किया जाए, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। और जब तक आप करेगा कौन? चुनाव लड़ रहे हो, आप करोगे, तब तक खाली हल्ला गुल्ला कर देने से, यात्रा कर देने से, तो समय का व्यर्थ हो जाता है। मान लीजिए कि आज आपका कुछ रिजल्ट नहीं आता है बिहार में, तो ये तो 14 दिन, 16 दिन, और बार बार बोलना हाइड्रोजन बम, सब तो बेकार हो गया आपका। या तो आप चुनाव ही नहीं लड़ते, कुछ क्रांतिकारी फैसला भी तो करिए। या तो आप चुनाव नहीं लड़ो, अगर लड़ रहे हो तो आपकी रणनीति में ही दोष है। इसलिए मैंने कहा कि जब सोच में दोष रहता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है, किम कर्तव्यम विमूढ़म की बात आती है, इधर भी उधर भी, ये हो नहीं सकता, निराशा का माहौल, गिव अप, ये इनके सोच में गड़बड़ी। हमको लगता है बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, तो भाई इस लड़ाई की तो, लड़ाई अगर मान लीजिए एनडीए जीत जाती है, बीजेपी जीत जाती है, तो उनका तो एक लड़ाई में तो उनका विक्ट्री हो गया। जो आपका वोट और ये वो फलाना ठिकाना, आप लाख कहते रहिए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन है, ये है, वो है, 50 तरह के आरोप, तो सब तो सर इसमें धराशायी थोड़े हो बहुत जाएगा। आरोप हो सकता है कि थोड़ा बहुत आरोप चल जाए, कम हो जाए। मुझे इमरजेंसी की याद आती है। जब इमरजेंसी चल रही थी और इंदिरा जी ने इलेक्शन कराने का फैसला किया, अनाउंसमेंट किया, तो विपक्ष के जो सब नेता थे, वो भी इसी मूड में थे कि भाई कोई फायदा नहीं है इस इलेक्शन में शामिल होने में, क्योंकि वो तो इंदिरा जी चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस इलेक्शन को जीत लेंगी, गड़बड़ करके, फर्जीवाड़ा करके। तो बाला साहब देवरस उस समय संघ प्रमुख थे, उनकी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक हुई और उन्होंने एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोग कहेंगे ना कि भाई ये मौका था आपके पास इंदिरा गांधी को हटाने का, आप एक बार लड़कर तो देखते।
और आप जनता पर क्यों नहीं भरोसा करते? और उसके बाद सबने मिलकर वो इलेक्शन लड़ा। जेपी ने पूरी सब चीजों को एक साथ किया, लेकिन ये फैसला कि चुनाव लड़ा जाए और फैसला हुआ, और बाकी सारा तो इतिहास है कि जनता पार्टी किस तरह से सरकार में आई और इंदिरा गांधी कैसे चली गई। तो चुनाव आयोग की गड़बड़ी के आरोप को मैं न तो खारिज कर रहा हूं न समर्थन कर रहा हूं, लेकिन जनता पर तो भरोसा रखिए ना। ये जनता ही बिल्कुल, तो आपको मैं यही कह रहा तेलंगाना में बनाती है, कर्नाटक में बनाती है, हिमाचल में बनाती है, पंजाब में बनाती है, पश्चिम बंगाल में बनाती है, तमिलनाडु में बनाती है, केरल में बनाती है। हूँ। भाई देखिए विजय जी, ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। अरे 2-4 जगह जीतना तो पड़ता है ना। आप जीते हुए हो तो शायद आपको वो लगता है कि आपका इसमें विश्वास रहना चाहिए चुनाव प्रक्रिया में। जी, है कि नहीं? आप अगर जीतते हो 2-3 जगह, 4 जगह जो भी है जीतते हो, भले ही आपको महाराष्ट्र में, हरियाणा में आपके कंप्लेन रहे, वो सब अलग चीज़ है। तो आप लड़ते हो। मैंने कहा ना कि आपको सोच में बदलना होगा। सोच बदलना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात आपने जो कहा इमरजेंसी वाली, वो क्या था? जयप्रकाश जी का एक नौजवान आंदोलन संपूर्ण क्रांति का, वो था, तमाम बंदिशों के बावजूद था और जन-जन तक उसका आक्रोश फैल चुका था। जी, ये तो हमने अपनी आँखों से देखा है। मैं तो इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता था। फर्स्ट, सेकंड पढ़ा नहीं क्योंकि डबल प्रमोशन हो गया था। तो इसलिए फर्स्ट, थर्ड में था, उस समय हालात देखे हैं और इसी समय से दिमाग में बैठ गया ये सब, देखिए क्या हो रहा है भाई। तो उस समय जो हालत थी, सब को स्कूल, कॉलेज छोड़ रहे थे। हमारे परिवार से 2-3 लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया, है ना? और चले गए आंदोलन में। तो आप तो या तो कोई स्थिति आप ऐसा जन जागरण कीजिए, उस रंग की चीजें हो, फिर नहीं तो आप लड़िए, जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है उस ढंग से लड़िए ना। ये तो आपसे में लड़ने लगते हैं और ये आपसे में लड़-लड़ के कोई 60 दिन गायब हो जा रहा है, कोई होता है कि 10-8 दिन पहले जो पहले हो जाना थी, तब आप मुख्यमंत्री के चेहरा निकालते हो, तब तक तो यहाँ सब लोगों का खजाना 10,000 रुपया से भर जाता है। तब तक तो भर जाता है ना। तो ये जी, इनके सोच में, इनके नीति में दोष तो निश्चित रूप से है। जी। जी। सर, एक चीज़ बताइए, जो कल पोलिंग हुई, उसमें जो बम्पर वोटिंग हुई है, उससे भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हुए। अब उसमें एक तो ये है कि जो सीमांचल में रात को देख रहा था सारे फिगर, तो सीमांचल में बड़ी भारी बम्पर वोटिंग हुई है, 75-76 कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, सब जगह पर। सुपौल के अलावा सब जगह बेहतर पोलिंग हुई है। लेकिन दूसरे इलाकों में भी बहुत अच्छी पोलिंग हुई है। तो क्या ये बम्पर पोलिंग चुनाव नतीजों को बदलने की स्थिति देखते हैं आप? क्योंकि पिछले बार के सेकंड फेज के हिसाब से देखूँ तो महागठबंधन पहले ही पीछे था उनसे, एनडीए से। देखिए, ये इस बात का संकेत ज़रूर है कि जो सीमांचल, पूर्णिया ये सब इलाकों, कटिहार आदि का जो आपने बताया, तो अगर वो पीछे है, तो हमको नहीं लगता है कि इस बार पीछे रहे। अगर सीटें इनकी आनी है 100-100, तो ये फर्जी लोग भी दे रहे हैं, बहुत सारे। तो वो उस इलाकों से तो नहीं होगा। वो पीछे उतना शायद न रहे। देखिए, हमारे ख्याल से महागठबंधन का असली चैलेंज जो है, वो मगध और शाहाबाद। मगध मगध और साहब। शाहाबाद। मगध मेरा इलाका है और मेरे बगल में शाहाबाद है ना? ये जो आपका रोहतास का इलाका ये सब जो हुआ, वो सब जी, शाहाबाद में गिना जाता है। इस इलाके में पिछली बार सुपड़ा साफ कर दिया गया था एनडीए का। आप कह सकते हैं कि वहाँ एक चिराग मॉडल भी था, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। और इस इलाके में वोटिंग भी बाकी जगहों के बनिस्बत कम हुआ है। जो मैं ग्राउंड से लोगों से पूछ रहा हूँ, सब लोगों से, तो उससे हमको एहसास होता है कि यहाँ चैलेंज है महागठबंधन। एज ज़रूर है, इनको बढ़त ज़रूर है, लेकिन चैलेंज है। उसी प्रकार से जो हमें एनडीए के लिए चैलेंज दिखाई पड़ता है, वो आपको चंपारण में दिखाई पड़ता है। मैं कल के फेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ ठीक है। दिखाई पड़ता है। आपको ये सब जमुई, झाझा ये सब इलाका जो है, उसमें भी एनडीए को चुनौती है और सीमांचल में तो मैंने पहले ही कह दिया कि लड़ाई बहुत लड़ी गई है।
खास तौर से एनडीए द्वारा, खास तौर से भाजपा द्वारा वहां पर वो पीछे रहेंगे। ये हम मतलब अपना एक गेस वर्क कर सकते हैं। हम करते ठीक है। हैं कि वो पीछे रहेंगे। और एक ही सूरत में, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, कि अगर मान लेते हैं ऐसा भी हुआ है पीछे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, कि ये उड़ेल के लोग आ गए, एकदम बाढ़ ला दिया, पिछड़ों की बाढ़ आ गई, वही एक चांस है जो महागठबंधन को जिता सकती है, महागठबंधन को जिता सकती है। ये बात पक्की है लगभग लगभग विजय जी, कि पहले राउंड में, जो पहले राउंड का चुनाव था, उसमें लगता है कि जेडीयू को छोड़ दीजिए तो एनडीए को, जिसमें भाजपा शामिल है, उसको धक्के लगे हैं। ये हमको एहसास इस बात का है। तो इन्हीं के बीच से जोड़ के नतीजे आने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मैंने ठीक है। 2-3 नेताओं से बात की थी बिहार के, भाजपा के भी शामिल हैं। तो 2 भाजपा नेताओं ने बोला कि बहुत इस बार एक-एक सीट पर संघर्ष है। 2 भाजपा नेताओं ने तर ऊपर शब्द का इस्तेमाल किया। तर ऊपर, तर ऊपर हम लोग समझते ही, आप समझते हैं? मतलब ऊपर नीचे, मतलब ऊपर कहीं-कहीं, नीचे, कहीं ऊपर इधर नीचे। उधर। हाँ, हाँ, टफ तर है। ऊपर। ये भाजपा का शब्द, भाजपा 2 भाजपा नेताओं का है। दूसरा, एक जेडीयू के नेता से बार-बार बात होती रही हमारी, तो उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, भोंका-भोकी है, माने बैकस्टैबिंग है ना? और अ, उस उनका ये भी ये कहना था कि घोपा-घोपी शब्द भी चलता है? अभी मैंने किसी से मित्र से बात की थी तो वो कहते हैं घोपा-घोपी। ये बिहार का शब्द है घोपा-घोपी? हाँ, घोपा-घोपी मतलब आपसे गले मिलने आए और छुरा मार दे। ठीक। आपको लगेगा ये दोस्त आ रहा है और दोस्त है और मार दिया छुरा। वो वाली बात है। और ये तो एकदम पक्की बात है कि जो जनता दल यू के एक नेता ने मुझसे कहा, परसों कहा, ये 5-6 हज़ार का जो मार्जिन वाला चुनाव है, मतलब 5-6 हज़ार मार्जिन का कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी चुनाव है। तो मैनेजमेंट जिसका होगा, बढ़िया होगा, अधिकांश की बात करता है, सबकी तो नहीं बात करेगा। तो ये अगर ये है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, मतलब इसमें कौन किसका मैनेजमेंट बढ़िया है, मोबिलाइजेशन किसका बढ़िया है, रिसोर्सेस बोलिए। किसका बढ़िया है, ये सब है। लेकिन मैं फिर उसी बात पर शुरुआत वाले पे आऊँगा विजय जी, कि ऊपरी तौर पर महागठबंधन एक सिनर्जी के साथ, एक गर्मजोशी के साथ, वो हमको चुनाव लड़ती हुई नज़र नहीं आई। ये ठीक हम है, कह सकते हैं सेफ, एकदम सेफ। इसको कोई काट ठीक। नहीं सकता, क्योंकि क्या आई है, हो सकता है भाई पनडुब्बी स्टाइल में चुनाव लड़े हों, अंदर-अंदर पता नहीं। लेकिन लगता नहीं है, जब ऊपर कुछ तो संकेत मिल ही जाते हैं, वो मिल ही लेकिन जाता है। नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अगर महागठबंधन जीतती है और मान लीजिए कि कोई अंदर करंट हो बेरोज़गारी का, पलायन का, व्यथा का, छोटे करप्शन का, छोटे लेवल के करप्शन का, और मतलब रोजगार का, मतलब रोजगार का मतलब क्या है, कमाई धमाई का। तभी एक ये है कि अगर ये अंडर करंट मान लीजिए कि है, मान लेते हैं कि है, हो भी सकता है, मैं नहीं कह रहा कि एकदम नहीं हो सकता है, चांसेस कम है, क्योंकि दूसरे साइड से काउंटर मैनेजमेंट भी बहुत है, बहुत ठीक है। ज्यादा है काउंटर। ये ठीक है है, एक और। बस। जी। जी। एक और आपके मित्र के बारे में बता दीजिए जो एक्स फैक्टर डे 1 से बल्कि 3 साल से बने हुए थे प्रशांत किशोर जी, उनका क्या होगा? ये जो एग्जिट पोल से उन्होंने तो सबने उनको खारिज कर दिया है। देखिए, ये जो एग्जिट पोल, इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोज हो गया है। इसमें सबसे जो है ना, उसको कहते हैं बिहार की भाषा में देखाड़, एकदम मतलब फूटे हुए ढोल की तरह बाहर आ गया है एग्जिट पोल इस मामले में। पीके को तो अधिकांश तो 0 सीट ही दे रहे हैं, 0 ही दे रहे हैं। ये जी। हमको तो नहीं लगता है, भाई हमको नहीं लगता, लेकिन मेरा एग्जिट पोल जैसा दावा तो नहीं है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि पीके को 0 सीट आएगा, नहीं आएगा। और परसेंटेज ऑफ वोट भी आएगा। अच्छा, मतलब
बहुत नहीं, दहाई में नहीं, सिंगल डिजिट में ही परसेंटेज में होगा, लेकिन उनको 4-5 3-4-5% वोट ज़रूर अब तो आएगा। और 5% वोट एक में जो कितनी सीट आ सकती है सर? 5-7 सीट ही आ नहीं, सकती है। वो एक अब डबल ये डिजिट तो हो नहीं सकती। 5% नहीं, जैसे मान लीजिए एक ही कंस्टिट्यूएंसी कुछ ज़्यादा परसेंटेज बना देता भी तो है। हाँ, ये भी तो है, 1, 2, 3 नहीं तो कंस्टिट्यूएंसी मिला के ज़्यादा परसेंटेज। उसमें ज़्यादा सीट की संभावना तो नहीं होती ना? हाँ, नहीं ज़्यादा की तो नहीं होती है, ये तो बात पक्की है, ज़्यादा की थी भी नहीं। ये तो जो लोग फर्जी लोग ये कहते थे कि पीके नंबर 2 हो गए मुख्यमंत्री के चॉइस में नीतीश से दुगना, वो सारे वो भी आपके तो मित्र ऐसे ही लोग हैं। संपादक हैं। जी, वो सारे जी। आपके मित्र संपादक हैं। देखिए, वो संपादक होंगे, मित्र तो नहीं हो सकते। ये तो बात पक्की है, जान-पहचान के हो सकते हैं, लेकिन आजकल तो पूरा गंगे में मतलब ऐसे क्या पूरा कहे पानी में ही भांग मिला हुआ है, तो उसका हम नहीं कह सकते। उसमें हम क्या बोलने जाएँ। वो आप तो बताइए ना भाई, पीके को सब मुख्यमंत्री पे मैं तो उस समय भी कह रहा था कि पीके कैसे नंबर 2 के मुख्यमंत्री चॉइस हो सकते हैं भाई? हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है और कितने लोगों से बात करके आपने पता लगाया है? और यह पता लग रहा है अगर ये एनडीए आज जीतती है तो नीतीश के रहमो-करम पे ही जीतेगी ना, या भाजपा के एम फैक्टर से थोड़ी जीत रही है। अगर जीतती है तो नीतीश जी, फैक्टर से जीतेगी। तो भाई जो आदमी को आपने एकदम आपने कहाँ उनको ढकेल दिया था, ये जो लोग फर्जी लोग हैं, वो आज जो है नीतीश के बिना कुछ नहीं हिल रहा है कि नहीं? अब तो एक भी ये भी पोज़ीशन है कि भाजपा मान लीजिए ये लोग जीत जाते हैं, तो भाजपा क्या नीतीश जी को हटाने की कुव्वत रखती है? और अगर उसमें आप खाली हमको यही देख लेना होगा कि भई आरजेडी और जेडीयू के मिला के कितनी सीटें होती हैं? इसमें थोड़ा बहुत कांग्रेस का भी मिला दीजिए। तो जी, आज तो सब तरह से एंड फैक्टर है, नीतीश फैक्टर है। ये तो ठीक है। आप तो उसको ये कर दिए। लेकिन प्रशांत किशोर का जितना मैंने सुना है और कुछ समझ भी सकता हूँ, कुछ समझ भी सकता हूँ। जैसे पटना में एक सीट पर अच्छी लड़ाई में है वो, है ना? अच्छी लड़ाई में है। जो मेरे सामने देख पा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। बट अच्छी लड़ाई में है। मैं नहीं कह रहा एकदम जीत ही जाएँगे। लेकिन लड़ाई में बहुत तगड़ा है ये मैं कह सकता हूँ। चंपारण के इलाके में कई सीटों पर सुना है कि मैंने कि वो अच्छे फाइट में उनके उम्मीदवार। तो ऐसे करके अगर हम इसको थोड़ा-सा विस्तार दे दें, तो एक नज़र में तो चीज़ें आती है ना कि भई सीट में नहीं तो परसेंटेज तो ठीक ही ठाक हो जाएगा। जो एक पहले बार जी, लड़ने के हिसाब से हो, जो लड़ रहा है पहली बार व्यक्ति, तमाम कयासों के बावजूद। और एक बात और विजय जी, राजनैतिक रूप से अपना क्या सिक्का जमा पाते हैं वो तो अभी 14 को पता चलेगा। शायद उतना इम्पैक्ट उनका नहीं होगा, इम्पैक्ट तो निश्चित होगा। एक दूसरे को जिताने हराने में जरूर होगा, एनडीए और महागठबंधन को पक्का होगा। वो कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ प्ले किया है जब तक वो सामने नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगी, हम कैसे कह दें। लेकिन ठीक एक है। बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बहुत इसको तवज्जो दे रहा हूँ, हम दे रहे हैं। वो इसलिए कि प्रशांत किशोर का बयान है, हम लोग उनको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के मामले नाम के जैसा जानते हैं। जी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, सलाहकार, है जी, ना? चुनाव लड़वाने के माहिर, उसकी पोजिशनिंग करने में माहिर, इसी का खार है वो। उन्होंने कहा है कि बिहार में बदलाव होगा। बदलाव की बात कह रहे हैं। कुछ तो अब क्या इससे मीनिंग करते हैं कि नीतीश बदले जाएँगे, कि महागठबंधन आएगा, नहीं देखिए क्या बनना चाहते हैं? इस बार उनकी भूमिका केवल स्ट्रैटेजिस्ट की नहीं थी ना। ये अपनी स्ट्रैटेजी में भी काम में लेने के लिए बयान हो सकता है। खैर, हाँ, अब ये तो हो प्रशांत किशोर जी को हाँ, ये आखिरी हो सवाल में सकता है। जी, हाँ, ये आखिरी हो सवाल मैं सकता है। समझ रहा आखिरी सवाल हम हुँ, समझना चाहते हैं आपसे, आपको भी निकलना है कि आपने कहा कि महागठबंधन जीतेगा तो चमत्कार होगा। तो एग्जिट पोल वाले कहेंगे यही तो हम कह रहे हैं, तो सतीश जी अलग से क्या बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो तीनों बड़ी पार्टी है जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी, इसमें से आप किस क्रम में रखते हैं जीतने के हिसाब से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3?
देखिए, मेरा अभी भी मानना है, अंदर से मानना है, एक ही सीट से सही, लेकिन आरजेडी नंबर 1 रहेगी। नंबर 2 की लड़ाई है कि जेडीयू रहेगी कि बीजेपी रहेगी, लगता है कि जेडीयू रहेगी। ओके। नंबर 3 पर बीजेपी है, ये मेरा मेरा मानना है और ये मेरा मानना है क्योंकि उसके कई कारण हैं, उसमें तो बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा, लेकिन जी। लगता यही है, जो हमारे समझ से है और हमारी नज़र इस बात पे होगी कि जेडीयू की कितनी आती है और आरजेडी की कितनी आती है। बिहार में गाँठ कब खुल जाए, कब बैल जो है खूंटा तोड़ के भाग जाए, दूसरे अब भी क्या आप हो शक जाए पैदा कर रहे हैं? अब भी आपको नहीं शक हो शक रहा है? देखिए, ये तो राजनीति तो देखिए पूरी तरह से यही प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी, धोखा, नियत, नीति सब बदलने का है। ये तो दीन-ईमान तो है नहीं कुछ। जो जिसको जहाँ सहूलियत जिसको फ़ायदा वो अपना काम कर लेता है। तो हम लोग यहाँ अच्छी-अच्छी बातें करते रहे, तो हम वास्तविकताओं से दूर हो जाते हैं। ज़रूर। लेकिन सच्चाई तो यही है। भाई कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी नीतीश अपवाद थोड़े हैं। नीतीश अपवाद थोड़े हैं, इसके तो माहिर हैं। आज की डेट में इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि नीतीश ड्राइवर सीट पे है। इसमें तो कहीं ठीक से कोई शक नहीं। चलिए, तो देखते हैं 14 तारीख का इंतज़ार करते हैं। आपने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया इन सब चीज़ों को, लोगों को समझ में आएगा कि असल में क्या हो रहा है और ज़मीन पे क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वक़्त बिल्कुल। निकाला और हम लोगों को ये समझाया कि किस तरह से अरे चुनाव क्या आगे बात! बढ़ रहा है नतीजे का। जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सतीश जी की तरह से जागरूक रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया। आँखें खोल कर रहिए। थैंक यू सर। आज है ना वहाँ 5 बजे? 3 हाँ, बजे? हाँ।